हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में मैं आज इस हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाली हूं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर पेपर हुआ है जो मैंने आपको दिया था। 90 मिनट्स का पेपर था, 40 मार्क्स का था। 1 से 11 तक एक एक नंबर के प्रश्न थे, 12 से 14 दो दो नंबर के, फिर 3 3 नंबर के 3 प्रश्न थे, 2 प्रश्न 5 अंक के और एक प्रश्न 4 नंबर का था। सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? तो बेटा जी 16 का वर्गमूल करोगे तो 4 आएगा, जो कि परिमेय है क्योंकि मैं इसे 4/1 लिख सकती हूँ। ये वर्गमूल है भाई, यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है। 81 का वर्गमूल 9 आएगा यानी 9/1 और 225 का वर्गमूल 15 आएगा यानी 15/1। तीनों को p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ, तो ये तीनों परिमेय है। जबकि 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल? तो पोलिनोमियल की पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे t का अंडर रूट है तो इसका मतलब t की पावर 1/2 है, तो ये उत्तर नहीं है। यहाँ पर y डिनोमिनेटर में आ गया है, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 आएगी, तो ये भी नहीं है। और यहाँ x की पावर 1/2 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बचता है वो सी बचता है। तीसरे पर आ जाओ। बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में है? इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज? तो फटाफट से अपना आप बनाकर भी देख सकते थे, नहीं तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लाई करेगा और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चौथे पर आ जाओ। समीकरण 3x जमा y बराबर है 5 के लिए कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कि इसके कितने हल हैं? यूनिक है यानी एक उत्तर आएगा, 2 आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी आएंगे, या कोई नहीं। तो अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है तो बच्चे उसके अपरिमित हल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। पांचवें पर आ जाओ। वर्ग अंतराल 100 से 120 की वर्ग मध्यिका, ये यहाँ वर्ग मध्यिका की जगह वर्ग माप आना था, इसको ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ वर्ग माप आएगा। फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया उसका मध्य बिंदु निकालना, यानी 100 जमा 120/2, 220/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 110 करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पर आ जाओ। मान ज्ञात करें। 32 की घात 2/5, 32 का मतलब है 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5। घात से घात, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा और 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 7 पर। ये कहता है कि पूर्ण अपने भाग से खाली स्थान होता है। द होल इज डैश देन द पार्ट। होल मीन्स मान लो ये कोई पूरा सर्कल है और इसके हमने कई पार्ट्स कर दिए, तो ये अपने पार्ट से हमेशा क्या होगा? तो जो भी पूर्ण होता है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि वो अपने हिस्से से हमेशा बड़ा होगा। 8वें पर आ जाओ। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। 9वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र। हर बार आता है ये, मैंने भी शायद सैंपल पेपर में दिया हुआ था। अगर मेरे सैंपल पेपर से आपको मदद मिलती है तो आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है आपका हीरोन का फार्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सी है भाई ये, एस माइनस सी का अंडर रूट। क्लियर हो गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। समीकरण 2x जमा 3y बराबर है 6 की ax जमा by जमा c बराबर है 0 से तुलना करने पर c का मान ज्ञात करो। इसके अंदर राइट साइड में 0 है, इसके अंदर राइट साइड में 0 नहीं है, तो पहले
इस समीकरण को इसके रूप में हम बदलेंगे। 2x जमा 3y बराबर है 6। 6 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो घटा का हो जाएगा और बराबर है 0। और इसके नीचे लिख दो ax जमा by जमा c बराबर है 0। और अब बच्चे तुलना करो तो c की जगह यहाँ पर जमा का c है और वहां माइनस का 6 है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो -6 आ जाएगी। और अब चलते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन तर्क यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जिसमें आपको इन दोनों को चेक करना है कि दोनों पहले सत्य हैं या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है। अभिकथन कहता है वर्गमूल 16 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। वर्गमूल 16 √16 इज अ रैशनल नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 16 का √4 होता है, जिसे हम 4/1 लिख सकते हैं। दूसरा आ जाओ, प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्गमूल परिमेय होता है। सही कह रहा है ये। लिखो जरा 2-4 धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 5। धनात्मक पूर्ण संख्या लिख दी मैंने, उसका वर्गमूल, एक का वर्गमूल तो 1 हो गया, लेकिन जो 2 का वर्गमूल है वो तो अनंत तक जाता है, परिमेय तो नहीं होता, ये तो अपरिमेय होता है। ऐसे ही 3 का भी, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन ये तो अपरिमेय है, तो ये बात तो यहाँ पर असत्य हो गई, गलत हो गई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल, ये फॉल्स है। पहले वाला सत्य है, दूसरा असत्य है। इन चारों में से देखो आपने किस ऑप्शन पर निशान लगाना है। ए सही है और आर गलत है, तो सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन ए था कंप्लीट। अब आ जाएं सेक्शन बी पर। बहुत आसान सा पेपर है, इससे आसान पेपर, 9th का पेपर हर बार ही आसान आता है और इससे आसान कुछ आ नहीं सकता। बहुपद px बराबर है 3x घटा 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल या बहुपद दे रखा है और उसका जीरो या शून्यक ज्ञात करना है, तो ये कई बच्चों के मन में आ जाता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए इसमें शून्य रख दो। अरे शून्यक ज्ञात करने का मतलब होता है कि बहुपद जीरो कब बनेगा, तो आपने px को जीरो रखना है। px का मतलब 3x घटा 2 बराबर है 0। अब ये समीकरण बन जाएगा और इसको समीकरण की तरह हल कर लो। 3x बराबर है 0 जमा 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और अब 3 को राइट साइड में ले जाओ तो बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो 2/3 आएगी वो आपके इस बहुपद का शून्यक होगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करो। थोड़ा ध्यान दो, 3x जमा 4 और 3x घटा 5, 3x + 4 3x - 5। पहली टर्म दोनों की सेम है और पीछे वाली टर्म दोनों की अलग अलग है, तो इस पर आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो पहले मैं इसको लिख लूं और अब मैं यहाँ आइडेंटिटी को इसके बगल में लिख देती हूँ। देखो पहली टर्म दोनों की सेम है, तो x + a प्लस है ना, और x - b, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी x² + a - bx और -ab, ये आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में x नहीं है, इस x की जगह 3x है, a की जगह 4 है और b की जगह 5 है। ठीक है, ये हमने यूज करना है। तो ये देखो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा भाई 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a - b, तो a कितना है भाई 4 है, माइनस में 5, और x की जगह यहाँ अब आप लगाओगे 3x और माइनस में इस a की और b की यानी 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 × 5। ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², 4 में से 5 गया -1, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3x से गुणा करोगे 3x और घटा का 20,
और ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने सर्वसमीका या आइडेंटिटी का नाम लिया है, तो आइडेंटिटी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं, ये यूक्लिड की ज्योमेट्री में से आया हुआ है कि यदि दी गई आकृति में AC बराबर है BD हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD बराबर है। देखो देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा, हमें दोनों एक जैसे से लग रहे होंगे, AC AB है ना। इफ AC इज इक्वल टू BD, ध्यान देना AC यानी कि ये साइड, बल्कि मैं नीचे कर दूं कि यहां से लेकर यहां तक की साइड AC और BD, ये BD आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये हरा वाला पार्ट AC अगर BD के बराबर है, तो हमें शो क्या करना है कि AB CD के बराबर है। AB का मतलब ये वाला हिस्सा और CD का मतलब ये वाला। अगर ग्रीन वाला हिस्सा पहले से बराबर है, तो ब्लू वाले को इक्वल दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, दिया है लिख लो, या ऐसे लिख लो कि AC इज इक्वल टू BD, दिया है या गिवन है हमें। अब यूक्लिड क्या कहता है कि बराबर में बराबर जोड़ो तो बराबर आता है, बराबर में बराबर घटाओ तो बराबर आता है। अभी अगर इस ग्रीन पार्ट में से, ध्यान देना ये पूरा ग्रीन पार्ट है और ये पूरा, अगर ये BC को बीच में से गायब कर दें, समझना, अगर इतना हिस्सा कट कर दूं AC में से, इतना हिस्सा कट कर दूं, तो ये बच जाएगा AB, क्लियर है। और BC में से भी, BC नहीं सॉरी BD में से भी BC को गायब कर दूं, इतना हिस्सा गायब कर दूं, तो ये बच जाएगा। तो हम दोनों तरफ यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ BC घटाने पर, तो दोनों तरफ BC घटा दो, AC घटा BC बराबर है BD घटा BC। और अब यहाँ पर आप कारण क्या लिखोगे, तो अब आप यहाँ कारण में यूक्लिड का अभिग्रहित लिख दोगे कि यदि बराबरों में बराबर घटाएं, ध्यान देना, यदि बराबरों में बराबर घटाएं तो शेषफल बराबर आता है, तो शेषफल बराबर आता है। और यहाँ आप इसको लिख देना कि यूक्लिड अभिग्रहित द्वारा, बाय यूक्लिड्स एक्सॉइम, यूक्लिड ने जो एक्सॉइम दिया है उस एक्सॉइम से, यूक्लिड अभिग्रहित से। अब क्वेश्चन हमारा हो गया, कुछ नहीं रह रहा इसमें। अब भाई वही कहानी अभी मैंने बताई, ये AC है, ठीक है, ये AC है, AC में से ये BC और घटा दिया तो ये बच गया AB, यहाँ लेफ्ट में तो बच जाएगा AB। और ये BD है, इस BD में से ये BC घटाओ तो ये बच जाएगा अपना CD, तो AB बराबर है CD आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। सिंपल सा था, ये था सेक्शन B। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सेक्शन C, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1/√7 माइनस √6 के हरकों पर में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1/√7 माइनस √6 लिखा, एक बार इसको फिर से लिखा, और रेशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में साइन है उससे अपोजिट साइन वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो खुद आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे ध्यान दो, यहाँ √7 माइनस √6 है, यहाँ √7 प्लस √6 है, कौन सी आइडेंटिटी लग गई, A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, ये बन जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का। कारण जरूर लिख देना क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 3 नंबर का तो था भी नहीं है, एक एक नंबर में भी आते हैं ये। 7 घटा 6, 7 में से 6 गया 1, बटे में इस 1 को भी हटा दो, ये बन गया √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि उसने कहा है कि हर को परिमेयीकरण करें, तो हर में 1 आप लिख सकते हो। 16वें पे आ जाओ, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न शायद मैंने भी सैंपल पेपर में दिया हुआ था। गुणनखंड में क्या करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, इधर 2 है, इधर 3 है, 2 और 3 की गुणा 6 आ रही है,
और एक टर्म 7 आ रही है। आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, मान लो उनका नाम ए और बी है या अल्फा और बीटा है। ए और बी ले लो, आप 9th में हो ना, तो ए और बी का जोड़ तो 7 आना चाहिए और ए और बी की गुणा 6 आनी चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपने ढूंढने हैं, ठीक है। तो 6 के टुकड़े कर लो, 1 छिक्का 6 और 2 तिया 6, 2 और 3 का जोड़ तो 5 आता है, तो बात बनेगी नहीं। 6 और 1 का जोड़ 7 आता है, भाई 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा और 6 को 1 से गुना करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको तोड़ दो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x की 2 जमा 7x की जगह लगा दो 6 जमा 1x और जमा का 3, खोल दो ब्रैकेट, 2x की 2। अब क्या करना है, 6 को भी x से गुना करना है, 6x जमा 1x, ये हो जाएगा 6x जमा x और जमा 3। पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो 2x, तो 2x कॉमन आया तो x बचा और 6x को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा। अब ये जो लास्ट की 2 टर्म है इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो 1 कॉमन ले लेंगे, +1, x को 1 से डिवाइड करो x आएगा, 3 को करो तो 3 आएगा। ये ब्रैकेट दोनों तरफ छोटी ही लगाना। अब ध्यान दो भाई, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, दोनों में से x जमा 3 को कॉमन ले लो। पहली टर्म्स में x जमा 3 कॉमन आ गया तो 2x बचा, दूसरी टर्म में भी x जमा 3 कॉमन आ गया तो 1 बचा, तो 2x जमा 1 बच जाएगा ब्रैकेट में, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा, नहीं तो ये बहुत ही आसान पेपर है। 17वां क्वेश्चन देखो, समीकरण x जमा 2y बराबर 6 के 3 हल ज्ञात करो। तो आप क्या करो, x y को वैल्यू रख दो, माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 जमा 2y इसके अंदर रखना है x को 0, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ 0 जमा 2y बराबर 6, 0 में 2y जोड़ोगे 2y बराबर 6, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, ये कट गया, 2 तिया 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो x 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये एक आंसर आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ, अब समीकरण नंबर 1 में y की जगह 0 रख दो, भाई एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को, y की जगह 0 रखा, x जमा 2 के ब्रैकेट में 0 बराबर 6, 2 को 0 से गुणा करोगे 0 बराबर 6, तो x 6 आ गया और y 0 आ गया, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। और तीसरे पे आ जाओ, तीसरे के लिए भी कुछ भी कर लो, y रख लो, समीकरण नंबर 1 में y बराबर, y को एक ही रख दे, चाहे x को रख लो चाहे y को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस समीकरण में y की जगह 1 रखेंगे, तो x जमा 2 के ब्रैकेट में 1 बराबर 6, x जमा 2 बराबर 6, 2 जमा का है, राइट साइड में ले जाओ, घटा का हो गया, तो x 4 आ गया, x 4 आ गया, कब आया, जब मैंने y को 1 रखा था। तो ये तीसरा सॉल्यूशन आ गया, और उसने बोला था कि 3 ही हल ज्ञात करने हैं। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 18 पर। एक क्वेश्चन हीरोन का 100% आता है फाइनल एग्जाम्स में भी, तो बहुत जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12:17:25 में है और परिमाप 540 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, द रेशियो ऑफ द साइड्स इज दिस एंड पेरीमीटर इज 540, देन फाइंड इट्स एरिया। तो पहले भाग का सॉल्यूशन करें, मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना कि भाई भुजाओं का जो अनुपात है वो है 12:17:25, माना पहली भुजा ए 12x है, माना दूसरी भुजा बी 17x, माना तीसरी भुजा सी 25x। और अब हमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि भैया परिमाप 540 है, परिमाप का मतलब ए जमा बी जमा सी 540 है, ए जमा बी जमा सी का मतलब 12x जमा 17x जमा 25x, 540 इन तीनों को जोड़ दो, 25 और 10 35 और 10 45 और 9 54, 54x, रटे रटाए हो जाते हैं ये सवाल तो बच्चों को। 540 बटे 54, 54 ढाई, तो बेटा जी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब जब x की वैल्यू 10 आ गई तो अब आपने इससे ए बी सी का वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो ए बी और सी है इनके अंदर
वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की तो हमारी भुजाएं आ जाएंगी। तो a हो जाएगा 12x यानी कि 12 गुणा 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। b हो जाएगा 17 ढाई 170 सेंटीमीटर और c हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। और जो अर्ध परिमाप होता है वो परिमाप का आधा होता है। तो 540 का आधा करोगे तो 270 आ जाएगा। अब हीरोन द्वारा, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पूरे तरीके से नहीं किया है, आपको अच्छे से लिख के आना था क्योंकि ये 5 नंबर में है। इसका अंडर रूट, तो एस की जगह रख दो 270। 270 में से ए यानी 120 घटा लो है, और फिर 270 में से 170 घटा लो, और फिर 270 में से 250 और इनका कर दो पूरे का अंडर रूट। 270 में से 120 गया 150 गुणा 100 गुणा 20। इसको अलग अलग कर लो, 27 गुणा 10, 15 गुणा 10, 10 गुणा 10 और 2 गुणा 10। ठीक है, और अब इसमें पेयर बना लो। देखो 10 के तो बन गए पेयर, 1 10 और 2, 4 बार 10 आ रहा है तो 10 को तो मैं बाहर ले लूंगी। ठीक है, 10 को तो मैं 2 बार बाहर ले लूंगी। और अब बच गया बच्चे 27। 27 के टुकड़े कर दो, 3 तिया 9 तिये 27। 15 के कर दो 3 पंजे 15, 2 के कर दो 2 और 10 एक ये बच गया था, इसके कर दो 2 पंजे 10। अब देखो जोड़े मिलाऊं तो 3 का एक जोड़ा तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, 5 का जोड़ा ये बन गया और ये 2 का बन गया। इनको बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 10 गुणा 10, 3 एक बार, फिर 3 दो बार, फिर 5 और 2, इनको गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 3 तिया 9000 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। और इसी में एक इंटरनल चॉइस भी आपको दे रखी है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 हैं और परिमाप 32 है। टू साइड्स 8 11 एंड पेरीमीटर इज 32। तो इसको और देखते हैं। और में इसको भी शॉर्टकट में लूंगी। मान लो ए 8 है, बी 11 है, 11 पेरीमीटर 32 है, तीसरी भुजा सी नहीं पता, तो ए जमा बी जमा सी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल, यानी कि 8 जमा 11 जमा सी बराबर है 32, 19 जमा सी बराबर है 32, सी बराबर है 32 घटा 19 यानी सी की वैल्यू 13 आ जाएगी। तीनों भुजाएं आ गई। परिमाप 32 है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 32/2 32/2 यानी 16 आ जाएगा। और अब क्षेत्रफल निकाल दो। एस अरे 1 मिनट, एस माइनस कर दिया मैंने सीधा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। एस की जगह 16, 16 घटा 8, 16 घटा 11 और 16 घटा 13 का अंडर रूट। 16 गुना 8 गुना 16 में से 11 गए 5 गुना 3। 16 के तो टुकड़े कर लो 4 गुना 4, हाँ, या दो दो में भी कर सकते हो। 8 के भी टुकड़े ऐसा करो, दो दो के कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 5 गुना 3 अंडर रूट। सारे का लगा दो अंडर रूट। ठीक है, और अंडर रूट में पेयरिंग कर लो, 1 2 3 पेयर बन रहे, तो 2 को 3 बार बाहर ले आओ और अंदर रह गया 2 गुना 5 गुना 3। बाहर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और अंदर आ जाएगा 5 ये 15 दूनी 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी दो चॉइस दे रखी हैं, दोनों ही बेहद आसान हैं। एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ए पार्टी ने 75 जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। मतदाताओं के परिणामों को निरूपित करने वाला बार ग्राफ बनाओ जो कि 4 अंक का है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। पहले इसका ही ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है भाई,
तो ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना था, आपने एक क्षैतिज रेखा लेनी थी, फिर आपने एक वर्टिकल रेखा लेनी थी, यहाँ पर आपने पार्टी के नाम लिखने थे और यहाँ पर सीटों की संख्या लिखनी थी। ठीक है, पार्टी तो है 6, तो बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से आपने निशान लगा देने थे, ए बी सी डी ई और एफ। और अब यहाँ वोट देखो, वोट कम से कम 10 हैं और ज्यादा से ज्यादा 75 हैं, तो या तो आप 5-5 का अंतर ले लो या 10-10 का। तो भाई ये थोड़ा अंदाजा करना पड़ेगा आपको, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक में ले गई। थोड़ा सा अनइक्वल सा ये थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि स्केल नहीं है यहाँ। 15 और 20 और बच्चे 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। अब आपने क्या करना है कि ए के ऊपर एक बार, एक दंड बनाना है जो 75 तक जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये 75 की सीध ये आ जाती है आपकी। तो आपने ए से एक सीधा डंडा फुटे की सहायता से लेना है जो 75 तक जाए, बिल्कुल सीधा। मैं फिर कह रही हूँ, मैं बिना स्केल के बना रही हूँ, आप जब इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल सीधा। और थोड़ी ही दूरी पर एक और दंड यहाँ बिल्कुल बराबर आपने ऐसे बनाना है। ये देखो 75 तक इसको आपने लेकर जाना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्वेश्चन का वो फिर आपने इरेज भी करना है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये एक दंड आपका यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। अब बी को 55 तक लेके जाना है, तो 55 की सीध आप पहले फुटे से ले लीजिएगा ऐसे, और बी से एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उसे 55 तक ले जाएंगे। और अब जितनी विड्थ, जितनी चौड़ाई इस बार की रखी है उतनी ही दूरी पर एक और लाइन आप हल्का सा यहाँ ड्रॉ कर देंगे, 55 तक ले जाएंगे। दोनों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ये। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? दोनों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये आपका 55 तक आ जाएगा। यहाँ ऊपर आप लिख भी दिया करो 75 और 55, और ये जो एक्स्ट्रा चीज आपने बनाया है ये आपने इरेज कर देना है, जो भी डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब सी को 37 तक ले जाना है, तो 37 का ये 35 है, ये 36 है, 37, 38 और 39, तो 35, 36 और एक ये 37, तो यहाँ आपका 37 है। तो सी से आप 37 तक ले जाना, एक डंडा एक लाइन लगाएंगे, बराबर दूरी पर दूसरी लगाएंगे और दोनों को मिला देंगे। डी को आप 29 तक ले जाएंगे, तो 30 से थोड़ा सा नीचे आपका जो है वो 29 होगा, तो डी को आप 29 तक ऐसे लेके जाएंगे और बराबर चौड़ाई पर फिर लेकर जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा बराबर नहीं आ रहा है बिना स्केल के, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फुटे का यूज आप यहाँ पर करेंगे। 29 तक आ गया। अब आ जाओ ई को 10 तक लेके जाना है, तो ये ई का 10 तक चला जाएगा, एक और एक 2, और लास्ट हो गया एफ का 37 तक। सी भी 37 तक गया हुआ है, सी भी 37 तक गया हुआ है, तो इसी लाइन की सीध में एफ भी 37 तक ही चला जाएगा, और ये आपका बार ग्राफ बन जाएगा। इसमें जो भी ये एक्स्ट्रा लाइंस है वो मिट जाएंगी, आपको इरेज करनी है। समझ रहे हो ना? ये साथ के साथ मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ इसको, थोड़ा बहुत रह जाए तो आप अपने आप अपना मतलब करेंगे। ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है बी वाला, इसको मैं दोबारा से बना देती हूँ। बी जा रहा है भैया 55 तक, 55 ये यहाँ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये आपका बन गया बार ग्राफ, और ये भी थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है। ये सब कमियां आप अपने आप भी अपने पेपर में ठीक कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप अपने आप स्केल की सहायता से ये आपको करना था, मेरा काम था आपको समझाना। और अब इसमें दूसरे पार्ट का ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो वो तो यहीं से दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है? ए ने 75 सीटें जीती।
सबसे ज्यादा किसने जीती? ए ने 75 सीटें जीती। तो ये आ जाएगा। इसका जो और चॉइस वाला क्वेश्चन है वो बेहद ही आसान है। ये इसके अंदर इंटरनल चॉइस है 19वें क्वेश्चन में कि क्या लिखा हुआ था, इसका मैं पढ़ के बता दूं। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म के महीने बताने के लिए कहा गया और इन आंकड़ों से आलेख बनाया गया और वो आलेख आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि भैया जनवरी में इतने, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में इतने बच्चों का जन्म हो रहा है। यहाँ ये मिट रहा है तो मैं इसको जरा अच्छे से लिख दूं, 6, 7 और 5। अब ये फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऊपर दिए गए आलेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। नवंबर के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ? नवंबर पे चले जाओ और ये जरा इसकी सीध में देखो कहाँ जा रहा है। ये चेक कर लेना भाई। एक तो यहाँ तक है तो ये इन पे लिख ही लो, बल्कि ये एक है, ये दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये तीन है और ये तीन है ना? और ये चार 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 है, ये पांच है और ये छह। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। नवंबर में, नवंबर के ऊपर पढ़ो कितने बच्चों का जन्म हुआ है? 4 का। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? तो दिखाई दे रहा है अगस्त में। अगस्त में कितने बच्चों का? 6 का। किन किन महीनों में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान है? अब इसके 3 उत्तर आएंगे। 3 उत्तर कौन कौन से आएंगे? मार्च, अप्रैल और जुलाई। पहला तो ठीक है। भाग नंबर 3 के उत्तर के 3 भाग आएंगे, मार्च, अप्रैल और जुलाई। इनमें जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो संख्या बराबर है। इनमें कितने कितने बच्चे हैं? 2-2। फिर आ जाओ इसमें जनवरी में और सितंबर में। तो जनवरी में और सितंबर में भी बराबर बराबर संख्या में बच्चे पैदा हुए हैं। 3-3 उन बच्चों का जन्म हुआ है। और लास्ट के तीनों महीने देख लो भाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 मंथ्स में 4 स्टूडेंट्स का जन्मदिन है। क्लियर हो गया? तो ये तीसरे का उत्तर मैंने यहाँ दे दिया है। चौथे पे आ जाओ। जून महीने की तुलना में अगस्त के महीने में कितने अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया? तो ये प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा 2 नंबर में दे रखा है तो आप थोड़ा सा लिख लेते कि जून में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है? 1 का। अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है? 6 का। तो कितने अधिक बच्चे हैं या उनमें कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था, बल्कि उससे ये आसान था। और अब जल्दी से हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 20, केस स्टडी के नाम पर इतना आसान सा डायग्राम दे रखा है। नीचे की आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मैंने सब पर पॉइंट्स लिखे हुए क्योंकि उसमें प्रिंट अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बी देखो, ये और ये, 1 2, 1 मिनट, 1 2 और 3 4 और 5। तो ये माइनस का 5 है। यहाँ से तो ये माइनस का 5 जाएगा और यहाँ से ये माइनस का 2 आएगा। तो बी के जो निर्देशांक हैं, पहले एक्स वाला देखेंगे तो एक्स की तरफ गए -5 और वाई की तरफ गए 2, +2 भैया। ठीक है, y की तरफ प्लस का 2। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? निर्देशांक 3, -5 द्वारा दर्शाया गया बिंदु x 3 3 3 3 3 कहाँ है? ये है। और ये 3 नहीं है भाई, -3 है क्योंकि इसमें दिखा नहीं रखा। यहाँ -3 है ये, ठीक है। ये -3 है और -5 है। 3 और -5 पे तो कोई बिंदु ही नहीं दिखा रखा ना इसने, तो हम नाम कहाँ से देंगे? x -3 और -5। तो ये देखो बेटा, -3 यहाँ आ जाओ और -5 यहाँ आ जाओ। तो ये जो बिंदु है इसका नाम ई है। तो -3 और -5 पर जो बिंदु दर्शाया गया है उसका नाम क्या है? ई है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में देखो, डी का भुज, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो भुज का मतलब होता है एक्स वाला पार्ट, एब्सिसा। तो डी ये है, ये डी है ना। तो डी नीचे यहाँ कहाँ मिल रहा है? 6 पे। तो इसका जो एब्सिसा है वो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो डी का एब्सिसा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
तो एल पर फिर से चले जाओ, ये एल है, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिख रहा है आपको? भाई रेड पेन ले लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ y तो 5 है, लेकिन x तो है ही नहीं, तो x 0 और y 5 आ जाएगा। तो l के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,5 आ जाएंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि हरबंस पजल कहलाता है। हरबंस पजल पर मुझे टाइम लगा तो मैं एक अलग से वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगी। कोई 3 पूर्णांक चुनिए और रैखिक समीकरणों की सहायता से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करते हुए इस हरबंस पहेली को हल कीजिए। देखो मैं बता दूं क्या है ये हरबंस पहेली। चुनने क्या है, हम वैसे ही हल निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये देखो मैं इस पर ना एक बार जो डार्क डार्क है उनको अलग कर देती हूँ। ये पूरा एक डार्क वो है, ठीक है, ये देखो ये पूरा एक डार्क लाइन है, और बेटा ये पूरी भी एक डार्क लाइन है, और ये भी एक डार्क लाइन है। इस डार्क लाइन में ये अकेला यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 4 के ब्रैकेट में z-3। इसका मतलब है कि z की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि जिसमें 3 जोड़ के 4 आ जाए। तो मुझ मानिए z की जगह 1 रख दो, और नहीं तो तुम यहाँ से डायरेक्ट उठाओ, z की वैल्यू आ गई भी, z-3 का अर्थ 4 है, तो 3 को उधर ले जाओ, 4 में से 3 गया 1, तो z की वैल्यू तो 1 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ये लाइन भी आपकी डार्क है, ये लाइन भी आपकी डार्क है, और जो डॉटेड लाइन है उन्हें मैं रेड कलर से कर देती हूँ। ये आपकी डॉटेड लाइंस चल रही हैं, ये सब आपकी डॉटेड लाइन चल रही है, ठीक है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये होगा कि आपको पहले तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज निकालनी है, इसमें और इस खाने में। ये पूरा एक केज बन गया, बस इतना सा पिंजरा देखना है केवल, क्योंकि बीच में ये बाहर जो डार्क लाइन है ये इसकी बाउंड्री है, ये जो बाहर डार्क लाइन है ये इसकी बाउंड्री है, और यहाँ ऐसे 2 नंबर एक्स और वाई भरने हैं जिनको घटाओ तो -1 आए। यहाँ ये लिखा हुआ है एक्स घटा वाई, और यहाँ लिखा हुआ है -1। इस समीकरण को भी यहाँ लिखकर अब मैं हल करूंगी कि एक्स घटा वाई -1 है, यहाँ लिखा हुआ है z घटा x 2। तो पहले बल्कि इसको पकड़ो, पहले इसी को पकड़ो कि z घटा x बराबर है 2। z की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसको यहाँ पर रख दो, बराबर है 2। 2 को इधर ले आओ, बराबर है x, तो x की वैल्यू आ गई -1। x भी आ गया अब आपके पास, x आ गया। अब इसको पकड़ो, x घटा y -1 है, तीसरे को पकड़ो, तीसरे समीकरण को हल करो कि x घटा y -1 है, x की जगह रखो -1 माइनस y बराबर है -1, माइनस y बराबर है -1 जमा 1 माइनस y बराबर है 0, और y की वैल्यू आ गई बच्चे 0। तो हमारे पास x की जगह -1, y की जगह 0 और z की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब तुम पहले तो क्रॉस चेक करो, पहले तो तुम क्रॉस चेक करो, z की जगह 1 रखोगे तो 4 आ गया। इसको देखो, ये कह रहा है, सबको मैं बारी बारी से चेक कर रही हूँ, पहले इसको चेक करो कि x घटा y -1 होना चाहिए, क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? तो x की जगह मैंने -1 रखा और y की जगह 0, तो -1 और -1 बराबर आ गए, सही है ये तो। अब इसको देखो, वाई स्क्वेयर जमा जेड स्क्वेयर तो ब्रैकेट में है और बाहर 1 है, यानी वाई स्क्वेयर जमा जेड स्क्वेयर का उत्तर 1 आना चाहिए। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर 1, ये भी सही है और ये भी सही है। एक्स जमा वाई का उत्तर -1 आ रहा है, एक्स जमा वाई -1, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 0 रखो, हाँ ये भी ठीक आ रहा है। यानी कि पूर्णांक तो हमने ढूंढ लिए, हमने एक्स वाई और जेड तो ढूंढ लिए जो हमने यहाँ रखने हैं। अब बस इस पजल को फिल करना है। अब इस पजल को कैसे फिल करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स में एक में एक्स भरना है और एक में वाई, और यहाँ जेड भरना है, तो जेड तो भर ही दो। जेड तो पता ही है कि भैया इसमें तो एक ही आएगा क्योंकि ये अकेला है,
ये बॉक्स अकेला है, ये बॉक्स अकेला है, इसमें केवल जेड की वैल्यू भरनी है। अब इन दोनों में से हमें ये नहीं पता कि किस में एक्स भरना है और किस में वाई भरना है। ठीक है, यहाँ भी एक में एक्स भरना है और एक में जेड। अब एक खाने में दो संख्या दो बार नहीं आ सकती, एक्स दो बार नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ मैं वाई भरूंगी और यहाँ एक्स, और यहाँ एक्स भरूंगी और यहाँ जेड, क्योंकि यहाँ जो दो नंबर आएंगे वो एक्स और जेड आएंगे, वहां जेड और एक्स आएंगे, क्योंकि यहाँ जेड और एक्स का प्रयोग हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ आप वाई भरोगे, यानी कि वाई तो मैंने वैसे लिख दिया, वैसे यहाँ आप जीरो भरोगे। और यहाँ पर अब आप इसके अंदर तीन ही नंबर है मेरे पास, एक नंबर माइनस एक है, एक जीरो है और एक है, तो यहाँ मैं भर दूंगी माइनस एक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? इसमें एक एक रो में एक नंबर एक ही बार भरा जाएगा और एक कॉलम में भी एक नंबर एक ही बार। इसकी फुल डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगी, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ, क्योंकि यहीं मैं सबको समझाने लग गई तो पौने घंटे का वीडियो तो हरबंस पजल पे पता नहीं कितना लंबा बन सकता है। हरबंस पजल पे तो यहाँ वाई आ गया, यहाँ एक्स आ गया और यहाँ जेड आ गया। अब इन दोनों में एक्स और जेड में से एक मैंने भरना है, ऊपर एक्स नीचे जेड, ऐसे कुछ भरना है। तो यहाँ अगर मैं एक्स भर दूं, यहाँ जेड भर दूं, तो यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ वाई आ जाएगा और यहाँ वाई आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक कॉलम में एक संख्या एक ही बार आ रही है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ मैं माइनस एक रखूंगी और यहाँ प्लस एक रखूंगी। ठीक है, तो एक जमा एक दो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ मैं एक रखूंगी और यहाँ y की वैल्यू जीरो रखूंगी और यहाँ जीरो रखूंगी और x की वैल्यू माइनस एक। तो ये आपकी हरबंस पजल मैंने सॉल्व करा दी है। फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैडम हरबंस पजल पे अलग से वीडियोस बनाओ, तो मैं अलग से वीडियोस बना के उनके सॉल्यूशन, पूरा मेथड, हरबंस पजल क्या होती है सब बताऊंगी। और ये लेक्चर अगर हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।